हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे आने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। बच्चों, काफी दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। तबीयत मेरी काफी ज्यादा खराब थी। पूरी तरीके से ठीक मैं अभी भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब मैं कम से कम इस हालत में तो जरूर हूँ कि मैं आपके लिए वीडियोज बना पाऊँ। तो ये छोटा चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर के साथ बेटा शुरू करते, और फिर जैसे जैसे तबीयत ठीक होती जाएगी, सेशंस को लंबे करते जाएंगे, इंटेंस करते जाएंगे। ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बेटा, ठीक है ना, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का वेटेज जो है, कभी एक सवाल पूछ लेता है, कभी दो सवाल पूछ लेता है, कभी तीन सवाल पूछ लेता है, एक साल तो चार सवाल भी उन्होंने पूछ लिए थे। राइट। तो वेटेज तो भाई साहब भाई सही। और क्या क्या पढ़ना होता है हमें इस चैप्टर में, है ना। आप सब जानते हैं कि माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं। अब उनके कुछ कैसे रोल हैं, ऐसे भी रोल हो सकते हैं कि वो आपके लिए हार्मफुल हो, आपकी कोई चीज जो है वो खराब कर दे, है ना। जैसे अभी आगे हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ रहे होंगे, तो जब मैं आपको ब्रेड बनाना बताऊंगा तो आप देखेंगे कि कैसे वो ब्रेड को खराब कर सकता है ना, और आपको बीमार बना सकता है, पैथोजेनिक इफेक्ट इनके होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें वो सब नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में हमें मेनली ये डील करना है कि माइक्रोब्स कैसे कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, किस किस तरीके से हम माइक्रोब्स का फायदा उठा सकते हैं, माइक्रोब्स जो है वो हमारे वेलफेयर में कैसे काम में आ सकता है। राइट। तो चीजें जो हमें डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में, जो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक तो बेटा हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतनी चीजें तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। बाकी एसटीपी में किस तरीके से इनका रोल है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसा रोल है इनका, क्या है, वो हम लोग बेटा कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। माइक्रोब्स इन एसटीपी, बायोगैस फॉर्मेशन, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर। आज के लेक्चर में हमें दो ये टॉपिक, दो ये आर्टिकल डिस्कस करने हैं कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं माइक्रोब्स की, ठीक है, माइक्रोब्स की जब आप बात करते हो तो दीज माइक्रोब्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है। ये यूजुअली आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इनका पूरा पूरा कॉलोनी है, बहुत सारा फंगस एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये बहुत सारा फंगस है या बहुत सारे बैक्टीरिया। तो उनकी कॉलोनीज जो है, जब ये पूरा कॉलोनी बनाते हैं, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके लिए विजिबल रहे। लेकिन एक इंडिविजुअल माइक्रोब जो है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो इनको आप यूजुअली तो नहीं देख सकते हो नेकेड आई से। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे या जब हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे होंगे, तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी का जो दूसरा पेज है चैप्टर का, उसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मैग्निफिकेशन के बाद अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स आपको उन्होंने दिखाए हैं। कुछ बैक्टीरिया उन्होंने दिखाए हैं जो 1500 या 50,000 तक गुना तक उनको मैग्नीफाई किया गया है। इतने मल्टीपल टाइम मैग्निफिकेशन के बाद वो आपको उनके जो डायग्राम्स हैं, वो जो है, या पेट्री डिश में जो फंगस के कॉलोनी है, वो आपको उन्होंने दिखाया हुआ है। माइक्रोब्स के बड़े सारे रोल हैं, और माइक्रोब्स मैं आपसे कहूं तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। राइट। माइक्रोब्स जो है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरी पॉसिबल हैबिटेट, जहां पर आप ये सोच सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पर जो है
लाइफ पॉसिबल है, एनी सिंगल पॉसिबिलिटी, जहां पर आपको लगता है कि लाइफ पॉसिबल है, तो माइक्रोब्स भी वहां पर पाए जाते हैं। आप एयर की बात करें, कुछ पैथोजन या माइक्रोब्स एयरबॉर्न होते हैं, वाटर में रहते हैं, है ना, गीजर में रहते हैं, इतना ज्यादा गर्म पानी है वहां पे भी रह सकते हैं, आपके इंटेस्टाइन में रह सकते हैं, तो वो कहीं पर भी रह सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर में, वो हो जाएगा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसमें बेटा एक चीज याद रखिएगा कि इस तरीके का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या चैलेंजेज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, कोई चैलेंज है क्या? और अगर कोई चैलेंज नहीं है तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अपने लिए, लेकिन इन केस अगर कोई चैलेंज है तो आप बेटा मुझे जरूर बताइएगा, तो हम उसको और इम्प्रूव करेंगे, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि साइड में मेरा फेस भी आपको दिखाई दे, है ना, वो थोड़ा सा वीडियो वगैरह मर्ज करके हो जाता है, उसकी जरूरत है क्या? और या फिर आपको प्रॉपर वैसे डिजिटल बोर्ड पे ही, मतलब आपको लगता है कि जब तक टीचर कूद कूद के नहीं पढ़ाएगा तब तक नहीं मजा आएगा, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो मुझे जरूर बताइएगा। या हम इस तरीके से अपना नीट का ये वाला एग्जाम क्रैक कर सकते हैं क्या, ये मुझे जरूर बताएं आप। ठीक है ना। हाँ, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं, है ना, ये एक हांडी है जिसमें कर्ड रखा हुआ है। आप देखे होंगे कि कई बार लोग फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उसमें दही खा लेते हैं, या गर्मी के दिनों में आमतौर पर जीरा डालकर ना, जीरा पाउडर नमक के साथ छाछ पी लेते हैं। पंजाब हरियाणा दिल्ली में देखिए आप, लस्सी का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। उधर आप गुजरात और उसके नीचे जाएं तो फिर वो छाछ या फिर दही लस्सी, अलग अलग तरीके से कर्ड का प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं अपनी डाइट में। अब ये कर्ड बनता कैसे है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, ये जो है हमारे लिए जानना जरूरी है। पहली चीज बच्चों जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर्ड फॉर्मेशन। ठीक है भाई, कर्ड फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, क्या होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, मिल्क है। आप अपने घरों में भी ये चीज देखते होंगे, ऐसा थोड़ी है कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा ये बनते हुए ऐसे। तो जैसे आपने देखा कि आपके पास क्या है, ऐसे ये फ्रेश मिल्क है भाई। ठीक है, ये है फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क है बच्चों ये, और इसमें आप ऐड कर दोगे अभी, क्या ऐड कर दोगे बताओ जरा मुझे, कौन सा बैक्टीरिया डालना है, कुछ बच्चों को तो मालूम भी होगा। तो यहाँ पर हम जो लैब वाला बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो ऐड कर देंगे भाई। ठीक है, लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब भी आप लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐड कर दोगे तो आप क्या देखोगे बेटा कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिर ये थोड़ा सा कर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो लैब है, इस लैब ने क्या किया, इस लैब ने ऐसा क्या किया यहाँ पर कि ये जो फ्रेश मिल्क था, जो दूध था, उससे दही बन गया, मिल्क से जो है कर्ड बन गया, राइट। तो ये लैब क्या करेगा भाई, एसिड प्रोड्यूस करेगा, राइट। और मेनली वो क्या होने वाला है बताइए जरा मुझे, लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैब ने एसिड प्रोड्यूस किया है वो क्या करेगा, वो कराएगा कोगुलेशन और पार्शियल डाइजेशन। याद रखेंगे, पार्शियल इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में कंप्लीट या पार्शियल डाइजेशन पे वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बी अवेयर। तो ये क्या करेगा भाई, एक तो कोगुलेशन कराएगा, कोगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। पार्शियल इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। और जब आप कर्ड को मिल्क से कंपेयर करेंगे, है ना, कर्ड को मिल्क से कंपेयर करेंगे,
तो आप देखेंगे कि जो कर्ड होता है ना, कर्ड, इस कर्ड में एक तो क्या होगा कि कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो है वो मिल्क के कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो मिल्क के कंपैरेटिवली जो है ज्यादा होंगे। विटामिन बी 12 भी ज्यादा होगा। अच्छा, ये लैब ने बेसिकली किया क्या, आपने दूध में डाला क्या, बैक्टीरिया डाला, मिल्क में बैक्टीरिया डाला आपने, तो वो बैक्टीरिया वहां पे क्या कर रहा है, अपना नंबर भी बढ़ा रहा है। बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपना नंबर भी बढ़ा रहा है। तो इसमें लैब प्रेजेंट होगा, यानी जो कर्ड है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, लैब प्रेजेंट होगा बेटा, है ना। और ये जो लैब प्रेजेंट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, बताइए जरा मुझे, इस लैब का क्या सिग्निफिकेंस है। तो आप ये देखेंगे कि इट इज यूज टू चेक, इट इज यूज्ड टू चेक पैथोजेनिक माइक्रोब्स या पैथोजन इन स्टमक। ठीक है भाई, स्टमक में क्या है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है भाई, है ना, उनको चेक करता है, ये उनको कंट्रोल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूसियल रोल जो है ये प्ले करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने मिल्क लिया, मिल्क में डाला आपने लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया, लैब क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा और वहां पर एसिड रिलीज करेगा। वो एसिड की हेल्प से आप देखेंगे कि एक तो एसिड रिलीज हो रहा है, प्लस वो जो लैब है वो कोगुलेशन कराएगा मिल्क प्रोटीन का और पार्शियल डाइजेशन कराएगा, कर्ड बन जाएगा। उस कर्ड में अगर आप देखें तो ऑर्गेनिक एसिड मिल्क के कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मिलेगा, विटामिन बी 12 कंटेंट भी ज्यादा है, और जो लैब बैक्टीरिया है वो वहां पर प्रेजेंट होंगे। लाखों की संख्या में लैब बैक्टीरिया वहां पर प्रेजेंट है, और ये जो लैब बैक्टीरिया इट इज यूज्ड टू चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। घरों में क्या होता है कि रोज लैब नहीं डाला जाता है, अलग से कोई बैक्टीरिया लाके नहीं डालते हैं रोज। जैसे आज दही बनाया, थोड़ा सा दही एक बाउल में, एक कटोरे में रख लिया जाता है। शाम को या अगले दिन जब हमें दही बनाना होता है तो क्या करते हैं, वो जो पहले से दही रखा हुआ है या मट्ठा रखा हुआ है या जो छाछ रखा हुआ है, उसको बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दिया जाता है, राइट, बहुत कम मात्रा में। इनोकुलम कहते हैं भाई, ठीक है ना, इनोकुलम कह देंगे, राइट। या अगर आप इनोकुलम नहीं कहना चाहते हैं तो आप इसे कह सकते हैं स्टार्टर। क्या कह सकते हैं भाई, स्टार्टर कह सकते हैं आप, स्टार्टर या इनोकुलम। तो इनोकुलम जैसे अगर आप आम भाषा में देखें तो हमारे घरों में क्या इसको जामन या जोरन बोल दिया जाता है ना। क्या बोल दिया जाता है, जामन या जोरन, जोरन। तो इनोकुलम या स्टार्टर क्या है, जो किसी प्रक्रिया को, किसी काम को क्या कर दे बेटा, शुरू कर दे, है ना, किसी काम को या किसी प्रक्रिया को शुरू कर दे। तो आप ये देखेंगे कि जो कर्ड है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड is added to fresh milk, is added to fresh milk, ठीक है, so that milk become curd। समझ रहे हो भाई, ये वही वाली बात हो गई थोड़ा सा, कौन सी वाली बात हो गई बेटा, ये बात हो गई कि मिल्क स्लीप इन द नाइट एंड बिकम टाइट। कोई जोक पढ़ा था मैंने एक बार कहीं, तो मिल्क बिकम कर्ड, है ना, दूध से दही बन जाए, इसके लिए जोरन, जामन, स्टार्टर, इनोकुलम वो ऐड कर दिया जाता है। ऑलराइट, चलिए, इसके बाद मैं आपको भी पढ़ाऊंगा कि हमें चीज का फॉर्मेशन करना है भाई। किसका फॉर्मेशन करना है बताइए जरा मुझे, चीज का फॉर्मेशन करना है, चीज फॉर्मेशन। तो अगली चीज हमें पढ़ना है चीज फॉर्मेशन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज बनी हुई है। कुछ आपको सेमी हार्ड चीज लिखा हुआ मिल रहा है, फ्रेश, सॉफ्ट, राइपेंड, सेमी सॉफ्ट, अलग अलग तरीके के चीज जो है मिल रहा है। आपने भी देखा होगा अपने घर में या आसपास, है ना, कुछ चीजें खाई होंगी उसमें चीज पड़ती है। घर पे भी हम लोग बढ़िया, है ना,
पनीर वनीर की सब्जी बनाते हैं, पराठे वराठे में डाल लेते हैं। चीज बॉल, चीज क्यूब, अलग क्यूब, अलग अलग तरीके से इसको हम खाने में यूज करते हैं। तो चीज जो है ना वो कई कई तरीके का है ना। चीज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं बेटा। और चीज का जो फॉर्मेशन है उसमें अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। अलग अलग तरीके के माइक्रोब जो है वो चीज के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आप चीज की बात करें, ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। अलग अलग तरीके का जो चीज है, अलग अलग तरीके का जो चीज है आ, वो किस किस बेसिस पर है। और ये जो अलग अलग तरीके का चीज है उसमें जो है क्या खास बात क्या है, या वो अलग कैसे है। भाई बन तो मिल्क से ही रहा है, मिल्क से बन रहा है, और फिर भी इतनी ज्यादा वैरायटी क्यों मिलती है चीज की, या चीज जो है इतने अलग अलग टाइप का क्यों है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि चीज बनने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं बेटा, मिल्क यूज करते हैं। और आप ये समझिए कि चीज का जो फॉर्मेशन है वो कोई आज से नहीं शुरू हुआ है। वो अलग बात है कि आजकल आपको हर फूड ब्लॉगर दिखा, अरे भैया भर भर के चीज डाल रहे हैं, है ना। किसी भी शॉप पे चले जाओ, हमको लगता है ना कि ये जो पैटर्न है वो भी क्रैक कर लिया है जो फूड वेंडर है, जो खाना बनाने वाले लोग हैं, या तो भाई साहब इतना भर भर के चीज डाल रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो ये काम आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से ये चीजें चल रही हैं कि ये काम जो है चीज फॉर्मेशन का होता है। अब आपने क्या किया, मिल्क लिया भाई, मिल्क लिया, ठीक है। और मिल्क में आपने माइक्रोब्स यूज किए, उससे बना कॉटेज चीज। बेसिकली जो बनता है कॉटेज चीज, जैसे मैं आप बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं। नॉर्मली जो हम घर में सब्जी बनाते हैं, वेजीज बनाते हैं, और वो पनीर जो यूज करते हैं, मटर पनीर वाला जो पनीर है, बेसिकली वो कॉटेज चीज ही है। अगर कभी किसी ने डेयरी वगैरह में देखा होगा तो वो क्या करते हैं, एंजाइम्स वगैरह या वे जो है उसको ऐड करके, ठीक है ना, चीज बनाते हैं। थोड़ा सा उसको प्रेस करते हैं क्लॉथ के साथ, उसका वाटर रिमूव करते हैं, और फिर वो यूज किया जाता है। लेकिन आप देखिए पिज्जाज की टॉपिंग में, या जो टॉपिंग के अलावा बर्गर वगैरह, उसमें एक अलग तरीके का चीज यूज होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो यह चीज चेरी पाइनएप्पल आपने खाया होगा, पाइनएप्पल होता है चीज और चेरी। तो वो जो चीज है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो ये हार्डनेस का क्या रीजन है, और फिर ये जो डिफरेंट डिफरेंट आप टेस्ट देखते हैं, या जो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेक्सचर देखते हैं, फ्लेवर देखते हैं, ये कैसे आता है। तो मान लीजिए आपके पास क्या था भाई, ये मिल्क था, मिल्क था ऐसे। अब इसमें जब भी ये चीज बनेगा, तो एक तो ये हो गया बेटा चीज, और ये इधर जो कुछ बचता है ये है वे। ये जो लिक्विड लिक्विड वाला पार्ट है ये तो वे है, और ये जो थोड़ा सा सॉलिड पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कॉटेज चीज है। अब इस कॉटेज चीज की होती है राइपनिंग। राइपनिंग का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना। राइपनिंग का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। और राइपनिंग में माइक्रोब्स भी अलग अलग यूज होते हैं। तो एक तो राइपनिंग का क्या है, टाइम अलग अलग है। राइपनिंग का क्या अलग अलग है, टाइम। और दूसरा, राइपनिंग का जो है, जो राइपनिंग के टाइम पे माइक्रोब्स यूज होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वाटर किस अमाउंट में प्रेजेंट, राइट, वाटर किस अमाउंट में प्रेजेंट है, इस बेसिस पर ये जो चीज है वो यूजुअली तीन तरीके का हो जाता है। एक हो जाएगा सॉफ्ट चीज, फिर हो जाएगा सेमी हार्ड चीज, सेमी हार्ड चीज, और इसके अलावा फिर हो जाएगा हार्ड चीज। ठीक है जी। क्या क्या हो जाएगा, सॉफ्ट चीज, सेमी हार्ड चीज और हार्ड चीज। अगर आप देखें, ये जो है आपका सॉफ्ट चीज, इन तीनों में जो वाटर है वो सबसे ज्यादा होता है। सेमी हार्ड चीज में बैलेंस मामला, और हार्ड चीज में बहुत कम। तो ये एरो का ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वाटर कहां पर है, सॉफ्ट चीज में। सबसे कम वाटर कहां पर है, हार्ड चीज में। हार्ड चीज से ज्यादा और सॉफ्ट चीज से कम वाटर कहां पर है, तो सेमी हार्ड चीज में।
सॉफ्ट चीज के फॉर्मेशन में यूजुअली जो माइक्रोब्स यूज किया जाता है, ठीक है, वो होता है पेनिसिलियम कैम्बर्टी। और इसी वजह से ये पेनिसिलियम कैम्बर्टी जो माइक्रोब्स अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, पेनिसिलियम कैम्बर्टी याद रखिएगा बेटा, पेनिसिलियम कैम्बर्टी नाम का माइक्रोब्स अपन यूज करते हैं यहाँ पर। इसी वजह से इसको कैम्बर्ड चीज भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है इसको? कैम्बर्ड चीज। तो जो पेनिसिलियम कैम्बर्टी, ये जो पेनिसिलियम कैम्बर्टी है ना, पहली बात तो आप याद रखेंगे कि ये फंजाई है, फंजाई है ना, पेनिसिलियम कैम्बर्टी क्या है? फंजाई। और इसकी वजह से जो चीज हमें मिल पाता है उसको हम लोग कॉमनली क्या कह देते हैं? उससे हम लोग यूजुअली कॉमनली नॉर्मली कह देते हैं कैम्बर्ड चीज, कैम्बर्ड चीज। ठीक है, दूसरा जो है सेमी हार्ड चीज। सेमी हार्ड चीज जो है इसके फॉर्मेशन में या राइपनिंग के दौरान यूजुअली जो यूज किया जाता है अनदर माइक्रोब्स, वो भी एक फंगस है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, ये जो माइक्रोब्स है इसको हम लोग कह देंगे पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। और बच्चों ये जो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी है ये भी एक फंजाई है। आप समझ सकते हैं पेनिसिलियम है तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होगा। और पेनिसिलियम रॉकफोर्टी का यूज करके जो चीज अपन बना पाते हैं उसे कह दिया जाता है रॉकफोर्ट चीज। कुछ लोग इसको रॉकी फोर्ट चीज भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ लोग इसे क्या पढ़ सकते हैं? रॉकी फोर्ट चीज। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, और मैं तो अपने बचपन में हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा सा ऐसा लग सकता है आपको कि गुरुजी हमारे देसी हो रहे हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन से किसी को कोई दिक्कत है तो बेटा प्लीज ट्राई टू मैनेज। थोड़ा सा आप इस देसी पन्ने वाली इंग्लिश को सीखना शुरू करिए। मैं थोड़ा सा आप लोगों वाली बढ़िया वाली शानदार वाली इंग्लिश सीख लेता हूँ। धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप सहयोग बनाए रखिए, दबदबा बना रहेगा। बेटा हार्ड चीज जो है ना, हार्ड चीज, अगर आप ये हार्ड चीज को देखें तो इसके फॉर्मेशन में हम लोग यूज करते हैं एक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया यूज करते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। देखिए अलग अलग लोग उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सारमाइनी, कुछ लोग बोलते हैं सार्मेनाई। ठीक है ना, आपके स्कूल में जो मैम बोलती थी आप तो वही याद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट में लिखा हुआ आएगा, अपने को आंसर टिक करना है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है ना, याद रखेंगे ये एक बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया का यूज करके हम लोग बनाते हैं स्विस चीज। क्या बनाते हैं भाई? स्विस चीज बनाते हैं। और ये जो स्विस चीज है, स्विस चीज की खास बात आप देखिएगा कि यहाँ पर इससे लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं। ये राइपेनिंग में यूज हो रहा है, क्या राइपेनिंग में यूज हो रहा है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। और इसमें क्या है? लार्ज होल प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि लार्ज होल्स आर प्रेजेंट ऑन स्विस चीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। तो यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे स्विस चीज में इससे लार्ज होल प्रेजेंट रहेंगे बेटा। क्या प्रेजेंट रहेंगे? लार्ज होल्स। और अगर ये जो लार्ज होल के पीछे का रीजन है कि क्यों प्रेजेंट है ये, क्योंकि यहाँ पर बच्चों CO2 का प्रोडक्शन होगा, है ना। CO2 का प्रोडक्शन होगा काफी ज्यादा, और बेक करने पर CO2 क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो वहां पर ऐसे होल जो है वो प्रेजेंट हो जाएंगे। क्या प्रेजेंट हो जाएंगे बच्चों? होल प्रेजेंट हो जाएंगे। याद रखने वाली बात है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि चीज जो है वो आपको अलग अलग टेक्सचर, फ्लेवर या टेस्ट का मिल जाएगा। ये एनसीईआरटी भी आपसे मेंशन करती है, और कोई स्टेटमेंट वाला सवाल भी बन सकता है। क्या कह रहे कि जो चीज है इसमें अगर आप देखें तो इसका जो टेक्सचर है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उसका जो टेस्ट है, स्वाद और फ्लेवर, वो जो है अलग अलग हो सकता है भाई। और ये किस पर डिपेंड करेगा?
किस पर डिपेंड करेगा? ये जो अलग अलग तरीके की वैरायटी है, तो ये जो है अलग अलग तरीके का जो टेक्सचर है, टेस्ट है, फ्लेवर है, आप कहेंगे इट इज ड्यू टू या डिपेंड्स ऑन या डिटरमाइंड बाई माइक्रोब्स यूज्ड इन देयर प्रोडक्शन, या माइक्रोब्स यूज्ड इन राइपेनिंग। राइपेनिंग के टाइम पर क्या माइक्रोब्स यूज किया जा रहा है, उस पर ये हमारे चीज का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगा कि कैसा बन रहा है, कैसा दिख रहा है, खाने में कैसा लग रहा है। तो ये हमने पढ़ा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा उसके बाद यहाँ पर चीज फॉर्मेशन, ठीक है। और अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ब्रेड फॉर्मेशन। जी आप देख सकते हो भाई जी, है ना, ब्रेड का फॉर्मेशन जो है आप यहाँ पर देख सकते हो। ये अलग अलग तरीके के ब्रेड भी हैं यहाँ पर, है ना। ये अलग अलग तरीके के ब्रेड हैं, और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ब्रेड बनाने के दौरान हमने क्या क्या यूज किया है, हमने माइक्रोब्स क्या लिया है, ठीक है ना, हमने क्या माइक्रोब्स लिया है, ये डिपेंड करेगा। और फिर ब्रेड अलग अलग तरीके का आपको दिख जाएगा। तीन तीन यहाँ पर इमेजेस हैं, मैं आपको ब्रेड फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ब्रेड फॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो ब्रेड फॉर्मेशन, ब्रेड फॉर्मेशन बच्चों, जब भी आप ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड पाव, पाव भाजी खाते हैं ना, उसमें पाव रहता है, डबल रोटी, गाँव वाँव में वो बड़ा सा मोटा सा पाव मिलता है। आजकल तो उसमें वो थोड़ा सा मीठा मीठा भी बनाने लगे हैं, गुलकंद वगैरह डाल के, है ना। लखनऊ में बड़ी फेमस मिठाई है शाही टुकड़ा, है ना, आप लोगों ने खाया होगा। वो ब्रेड को ऐसे चाशनी में और थोड़ा सा उसमें ड्राई फ्रूट्स जो है ऊपर से डाल के ऐसा स्प्रिंकल करके खाते हैं, शाही टुकड़ा बोलते हैं उसको। शाही टुकड़ा आप नॉर्मली भी खा लेते हैं, या जैसे रसमलाई वाली जो उसका जो है रस, उसमें भी शाही टुकड़ा बनता है, बड़ा अच्छा लगता है। जो लोग खाने पीने के शौकीन होंगे उन्हें मालूम है। और फिर तीसरी इमेज में खराब ब्रेड है, जो हम लोग उधर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ते हैं। तो ब्रेड फॉर्मेशन के लिए क्या करना है आपको बताइए जरा मुझे। ब्रेड फॉर्मेशन के लिए आप जो है यहाँ पर लेंगे, डो लेंगे, डफ, डो जो है आटा, गूथा हुआ आटा लिया आपने, ठीक है, गूथा हुआ आपने आटा लिया। और जब भी आप गूथा हुआ आटा लेंगे, और फिर अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, ये ब्रेड मिल जाएगा ऐसे। इसको काट के जैसे स्लाइसेस बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो माइक्रोब्स हम यूज में लेते हैं, माइक्रोब्स, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, अपना ईस्ट, है ना, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। और ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है बच्चों, ये जो सैक्रोमाइसिस क्या है, सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यहाँ पर आप देखिए कि ये यूज किया जा रहा है किसमें, बेकरी पर्पज में यूज किया जा रहा है ना। भाई ये सब बेकरी का प्रोडक्ट है, बेकरी में बनता है भाई, है ना। तो ये यूज किया जा रहा है किसमें, बेकरी पर्पज में। और चूंकि ये बेकरी पर्पज में यूज किया जा रहा है, तो इसको और क्या कह दिया जाएगा, बेकर्स ईस्ट। इसका ये मतलब नहीं कि ये बेकार का ईस्ट है। बेकर्स ईस्ट का मतलब क्या हुआ बताओ जरा मुझे। बेकर्स ईस्ट का मतलब हुआ कि बेकरी पर्पज में जो हम ईस्ट यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है साहब। अल्टीमेटली आप ये समझो कि धुआं और दारू बनेगा, CO2 और एथिल अल्कोहल बनेगा मित्रों। क्या बनेगा, CO2 और एथिल अल्कोहल बनेगा। और फिर जब आप उसे बेक करेंगे, जब आप उसे गर्म करेंगे, तो गर्म करने पे क्या होगा बताओ, CO2 और इथेनॉल वो इवापोरेट हो जाएगा। तो ब्रेड कैसा हो जाएगा, उसमें होल प्रेजेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं ये वाली इमेज को अगर आप देखें, तो इसमें क्या ऐसे होल प्रेजेंट है मेरे भाई, है ना। तो आप कहेंगे कि ऑन बेकिंग, जब आप बेक करते हैं उसको, तो जो क्या क्या चीजें हैं बताइएगा जरा मुझे। CO2 और इथेनॉल दोनों इवापोरेट हो जाएंगे ऑन बेकिंग, बेक करने पर, ऑन बेकिंग बोथ CO2 and ethanol get evaporated
get evaporated, making bread, making bread soft and porous, making bread soft and porous। ठीक है जी। ब्रेड कैसा हो जाएगा मित्रों? सॉफ्ट और पोरस हो जाएगा, सॉफ्ट और पोरस हो जाएगा भाई। ये याद रखने वाली बात है कि जब भी हम ब्रेड बनाएंगे तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, ये जो ब्रेड है ये खराब ब्रेड है, ये खराब हो गया भाई। तो इसको किसने खराब किया होगा बताओ जरा? राइजोपस ने। राइजोपस क्या है? ब्रेड माउल्ड बोलते हैं ना उसको हम लोग, उधर पढ़ते हैं। तो राइजोपस की वजह से क्या हो गया? इस ब्रेड माउल्ड की वजह से क्या हो गया? ब्रेड खराब हो गया। देख रहे हो भाई, खेल देख रहे हो नेचर का। ब्रेड को बनाने वाला भी एक फंजाई है और ब्रेड की लंका लगाने वाला भी एक फंजाई है। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी फैमिली के सारे लोग आपका सहयोग ही करें हमेशा। हो सकता है कि कुछ लोग आपका जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करें, हेल्प करें आपकी। कुछ लोग हो सकता है आपकी लंका लगाने में लगे हुए हों, कैसा भी हो सकता है। खैर, ये तो एक छोटी सी बात थी जो मैंने पढ़ाई के द्वारा ही आप तक पहुंचा दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर यूज होते हैं। जैसे अगर आप देखें, डोसा और इडली की आप बात कर सकते हैं। ठीक है ना? डोसा एंड इडली खाई होगी, सबने खाई होगी। दही इडली, मसाला इडली, इडली सांभर, फ्राइड इडली, है ना? तो डोसा और इडली जो है ये भी क्या है? फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं भाई। राइट, ये भी क्या है? फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। और अलग अलग तरीके का जो फ्लोर आटा है, राइस फ्लोर हो सकता है या जो ग्राम फ्लोर हो सकता है ना, उसको फर्मेंट करके हम इस तरीके की चीजें बनाते हैं। राइस, ब्लैक ग्राम, ग्राम जो भी आप यूज करना चाहें। कुछ लोग मस्टर्ड भी यूज कर लेते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरीके से आप कहेंगे कि दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। और इतना ही नहीं, मैं आपको और बता दूं, डोसा इडली के अलावा आप कह सकते हैं जलेबी, जलेबी, इमरती। कह रहे सर क्या कह रहे हो सर? हाँ बेटा, बिल्कुल जलेबी, इमरती, उत्पम, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब फर्मेंटेशन से ही बनते हैं। ठीक है ना? आजकल क्या होता है, लोग घरों में सोडा यूज कर लेते हैं, बेकिंग सोडा डाल दिया। ठीक है? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमें पता ये चल चुका है कि बहुत सालों पहले हम पूरा माइक्रोब्स यूज किया करते थे। फिर हमें ये पता चल गया कि जो है ये केमिकल वहां से मिल रहा है। अगर ये चीज, ये एजेंट हमको मिल जाए, ये रिएजेंट हमको मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, उसको अपनी लैब्स में बनाना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। तो वो सीधे हम लोग सोडा यूज करके ये काम कर पाते हैं। ठीक है? डोसा इडली के अलावा अगर आप देखें, आजकल जो यंग बम्बू सूट है, यंग बम्बू सूट, नॉर्थ ईस्ट में ये थोड़ा सा फैशन आपको मिल जाएगा। यंग बम्बू सूट वो भी फर्मेंटेशन के बाद या अलग अलग तरीके का जो सोया प्रोडक्ट है, जैसे सोया चप वगैरह आप खाते हैं, ये सब फर्मेंटेशन के बाद यूज में लिया जाता है। इसके बाद बेटा, फर्मेंटेशन के बाद एक चीज में अगर आपको यहाँ पे और बढ़िया थोड़ा सा पढ़ा दूं, टॉडी। कैसा रहेगा बेटा? टॉडी यानी कि ताड़ी। टॉडी अर्थात ताड़ी, है ना? कई जगह पर क्या बोलते हैं? ताड़ी बोल देते हैं। टॉडी जो है वो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। राइट? क्या है ये? ट्रेडिशनल ड्रिंक है भाई। बहुत सारे जो हमारे इंडिया में जो हमारा साउथ वाला हिस्सा है, साउथ इंडिया वाला जो हिस्सा है, वहां पर क्या है, उसके कुछ पार्ट में ये क्या है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना? ट्रेडिशनल ड्रिंक है, लोग वेलकम भी करते हैं कि आइए मित्रों, ताड़ी पीते हैं, है ना? सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में ये पिया जाता है। यूपी बिहार का जो हिस्सा, जो मतलब यूपी का अगर पूर्वांचल वाला हिस्सा देखें, वहां पर भी ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये जो है लोग पीते हैं इसको। टॉडी का क्या है अगर आप देखें तो उसमें नेचुरली कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। और अगर आप इसको ऐसे निकाल के रख दें तो 4 से 6 घंटे में आपको 6 से 8% वाला जो है एल्कोहलिक कंसेंट्रेशन का एक वेरेवरेज मिल जाता है, कुछ ही घंटों में मिल जाता है। नेचुरली वहां पर ईस्ट प्रेजेंट है, फर्मेंटेशन होता है। लोग यूजुअली क्या करते हैं इसको, जैसे सैप है, ये बेसिकली क्या, एक तरीके का ये प्लांट सैप है अगर देखें। ठीक है ना? टॉडी, टॉडी इटसेल्फ अ प्लांट सैप, प्लांट प्रोडक्ट है, सैप है, उसको आप पीते हो, है ना? बढ़िया।
और अगर उसको कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा। एक आप ये देखिए कि 6 से 8% यानी नॉर्मल बियर से ज्यादा अल्कोहलिक कंसेंट्रेशन का पेय पदार्थ आपको बेवरेज मिल जाता है। और ये जो सैप है यूजुअली कहाँ से मिलता है, कैरोटा यूरेनस प्लांट का नाम है भाई, कैरोटा यूरेनस पाम प्लांट जो है, ताड़ का वृक्ष, वहां से मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई टॉडी की। ठीक है, तो ये हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो थे वो यूज कर लिए, वो पढ़ लिए कि माइक्रोब जो है किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उनके फॉर्मेशन में काम में आ जाता है। ऑलराइट बेटे, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहे हैं माइक्रोब्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, घरेलू चीजें हमने बहुत बना ली, अब हमें इंडस्ट्री लगानी है भाई। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं बेटे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम बनाएंगे सारी चीजें बनाएंगे, धीरे धीरे करके बनाएंगे। बेटा इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि ऐसे आप, जैसे घर में दही जमाना है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो, मैं तो बड़ी बात कर नहीं रहा, छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूँ, दही बनाना है। तो जब भी आपको दही बनाना होता है ना, लार्ज मतलब घर पे, तो आप घर पे क्या करोगे बताओ जरा मुझे। एक बाउल ले लोगे, है ना, एक क्या करोगे बेटा, बाउल ले लोगे भाई, और उसमें वो ½ kg या 1 kg का होगा, उसमें दही बना लोगे। और आजकल तो ऐसे फ्रिज आने लगे हैं, रेफ्रिजरेटर्स आने लगे हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, एक बॉक्स बना होता है कि यहाँ पर आप दही जमाइए, है ना। तो उसमें भर के रख दो, जितना उस बॉक्स का कैपेसिटी होगा आप उतना ही बना पाओगे। लेकिन सोचो, आप आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अमूल इंडिया से कि भैया हमको दही बेचना है, और हमको पर डे आपसे कम से कम 10 टन कर्ड चाहिए, अलग अलग पैकेजिंग में। तो भैया आप 1-1 किलो के बर्तन में तो नहीं बना पाओगे, है ना। या दही एक सस्ता एग्जांपल लेके समझाया मैंने आपको, मेडिसिन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, लार्ज अमाउंट में वो चीजें बनानी है, लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन जो है बनाना है। ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े ना, आप ये कहेंगे कि जो वेसल्स है, बहुत बड़े बड़े वेसल्स यूज होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े वेसल्स। इसमें देखिए कि एयर कंट्रोल है, नाइट्रोजन का अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो वेस्ट कैसे निकले, CO2 वेस्ट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, इनोकुलम कहाँ से ऐड होगा, मीडिया कहाँ से ऐड होगा, उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। इतना नहीं आपको समझना, आप बस ये समझिए कि जब आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या जब आप इंडस्ट्री स्केल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको ना बहुत लार्ज, या इनफैक्ट आप कहिए कि वेरी लार्ज वेसल यू नीडेड। आपको क्या चाहिए होगा, बहुत बड़े बड़े वेसल्स, वेरी लार्ज वेसल। ठीक है ना, ये चाहिए होगा, जिन्हें आप क्या कहते हो बताओ मुझे, जिन्हें आप कह देते हो बायो रिएक्टर। क्या कहते हो बेटा, जिन्हें आप बायो रिएक्टर कह देते हो, और या फिर आप इनको कह देते हो फर्मेंटर। राइट, आप इन्हें बायो रिएक्टर या फर्मेंटर कह देते हो भाई। बताओ जरा मुझे, क्या कह दोगे आप उनको, बायो रिएक्टर या फर्मेंटर। तो ये जो बहुत बड़े बड़े वेसल्स हैं, ये जो बड़ा सा बर्तन दिख रहा है आपको, इसको क्या कह दिया जाएगा, बायो रिएक्टर कह दिया जाएगा, या फर्मेंटर कह दिया जाएगा। ठीक है, फर्मेंटर्स कह सकते हैं, बायो रिएक्टर्स कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट हमें बनाना है ना, वो हम बना रहे हैं। जैसे सबसे पहली चीज हम लोग चलते हैं बेटा एल्कोहलिक बेवरेज की तरफ, है ना। सबसे पहली चीज हम लोग बना रहे हैं एल्कोहलिक बेवरेज। तो ये हो जाएगा भाई माइक्रोब्स इन, या सीधे सीधे मैं लिख देता हूं एल्कोहल फॉर्मेशन, है ना, एल्कोहलिक ब्रेवरेज, एल्कोहलिक ब्रेवरेज। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, यानी कि फर्मेंटेड ब्रेवरेज, कुछ भी कह सकते हैं भाई, फर्मेंटेड बेवरेज। ठीक है ना, एल्कोहलिक बेवरेज कह लीजिए या फर्मेंटेड बेवरेज कह लीजिए, बेवर सीज्ड भी इसको कह दिया जाएगा इसीलिए। ठीक है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाएगा, इसको कह दिया जाएगा
बीवर्स ईस्ट है, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। वहां पर हम क्या कर रहे थे बेटा, बेकरी के पर्पज में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को यूज कर रहे थे, राइट। तो बेकर ईस्ट कह दिया था, लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यूज करने वाले हैं इसको अल्कोहल के फॉर्मेशन में, ब्रेवरेज के फॉर्मेशन में। तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाएगा, ब्रीवर्स ईस्ट कह दिया जाएगा। क्या कह देंगे भाई इसे कह देंगे ब्रेवर्स ईस्ट। अच्छा, जैसे अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, आप अलग अलग तरीके के, राइट, आप ये अलग अलग तरीके के अल्कोहलिक प्रोडक्ट देख रहे हैं। बियर है, वाइन है, विस्की है, स्कॉच है, जिन है, रम है, वोडका है, टकीला है और ब्रांडी है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये आप एल्कोहलिक बेवरेज देख रहे हैं। तो इसमें ना दो तीन चीजें हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। एक तो माइक्रोब्स क्या यूज हो रहा है, कॉमनली तो हम यही बोलते हैं कि सेक्रोमाइसिस सेरीविसी यूज हो रहा है। अलग अलग तरीके के होते हैं, सेक्रोमाइसिस पायरिफॉर्मिस है, साइक्रोमाइसिस एल है, तो यानी वाइन बनाने के लिए एक अलग तरीके का ईस्ट है। या अगर आपको देखें, अगर आपको बियर बनाना है ना, एल आजकल मिल जाएगा, ब्लिंकिट विंकिट में भी देखेंगे, ब्लिंकिट करिएगा, जेप्टो करिएगा, जिंजर एले मिल जाता है, उसके बनाने में भी ये ईस्ट जो है यूज होता है। ऑलराइट। और फिर आपने इसका डिस्टिलेशन कराया है या नहीं कराया है, और आफ्टर डिस्टिलेशन भी अगर आप देखें तो इसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या है, रॉ मटेरियल क्या है ना, रॉ मटेरियल क्या है, इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल है, ये जो भी आप देख रहे थे, तो भाई ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल है, ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा मुझे बताओ। एक तो डिपेंड करेगा माइक्रोब्स यूज्ड, इसमें बेटा माइक्रोब्स यूज्ड, राइट। लेकिन अच्छा, माइक्रोब्स जो है यूजुअली क्या है, सैक्रोमाइसिस से रिवेसी हो गया। तो यूजुअली माफ कीजिएगा, जो सबसे ज्यादा डिफरेंस लाने वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी वो, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या यूज किया जा रहा है, रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा जो चक्कर है वो रॉ मटेरियल का ही है। और फिर प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं, डिस्टिलेशन हुआ कि नहीं, ये दो बड़े की फैक्टर हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अल्कोहल मिल जाता है। तो एक तो हम लोग कहेंगे कि रॉ मटेरियल क्या यूज किया गया है, रॉ मटेरियल क्या यूज किया गया है। दूसरा, प्रोसेसिंग जब हुई है, प्रोसेस्ड है वो, डिस्टिलेशन के बाद का प्रोडक्ट है या नहीं, इन चीजों पे अलग अलग तरीके का एल्कोहलिक बेवरेज मिलता है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है। कुछ भी हो सकता है, आलू हो सकता है, ग्रेप्स अंगूर हो सकते हैं, है ना, जैगरी मोलेसेस गुड़ हो सकता है ना, कोई दूसरे फ्रूट जूस हो सकते हैं, बार्ले माल्ट हो सकता है, राइस हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब। आपने लिया सब रॉ मटेरियल, और इस रॉ मटेरियल का आपको फर्मेंटेशन कराना है। आपको क्या कराना है, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कराने के लिए आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे यहाँ पर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। मैं कॉमन जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है और जो आपके लेवल पर ठीक भी है वही लिख देता हूँ, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। और चूंकि यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं ब्रेवरेज इंडस्ट्री में, तो इसलिए इसको क्या कह दिया जाएगा, ब्रेवर्स ईस्ट। क्या कह दिया जाएगा भाई, ब्रेवर्स ईस्ट। और ये होने के बाद फिर आपको ना एल्कोहलिक बेवरेज मिल जाएगा, मैं कहता हूँ एल्कोहल मिल जाएगा। अब ये जो एल्कोहल है, ये डिस्टिलेशन से मिला है या नॉन डिस्टिलेशन से मिला है, यानी कि आफ्टर डिस्टिलेशन मिला है क्या, तो वो थोड़ा सा हमें देखना है यहाँ पर। ठीक है, कि वो डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है या नॉन डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है, डिस्टिलेटेड है या फिर नॉन डिस्टिलेटेड है। नॉन डिस्टिलेटेड, नॉन डिस्टिलेटेड में दो नाम आपको याद रखना है, एक तो वाइन और बियर, वाइन और बियर। अगर आप देखें, ये जो वाइन है और ये जो बियर है, ये आप कह सकते हैं कि दीज आर लो एल्कोहलिक कंसंट्रेशन बेवरेज, है ना। यहाँ पर जो एल्कोहल का कंसंट्रेशन है वो काफी लो है, लो एल्कोहल कंसंट्रेशन, एल्कोहल का कंसंट्रेशन है कम। लेकिन जो डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट्स है, डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे अगर आप रम की बात करें, रम है भाई, या आप कह सकते हैं कि ब्रांडी है,
या विस्की है। इनमें अगर आप देखें तो अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो वाइन और बियर के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन, हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन, अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है उनमें काफी ज्यादा होता है। वाइन और बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन के यूज में लिए जाते हैं। और आप जानते हो, आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ के आते हो कि आफ्टर 13% अल्कोहलिक कंसंट्रेशन मीडियम बिकम टॉक्सिक फॉर ईस्ट। वो जो मीडियम है वो ईस्ट के लिए क्या हो जाता है बेटे, टॉक्सिक हो जाता है, राइट। मीडियम जो है ना ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाता है। और मीडियम चूंकि ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाता है तो फिर ईस्ट की डेथ हो जाती है। यानी कि एल्कोहलिक ब्रेवरेज जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में आपको मिलता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन में नेचुरली वो 13% है। मैक्स टू मैक्स 13% एल्कोहलिक कंसंट्रेशन वाला ब्रेवरेज ही आपको मिल पाता है नेचुरली। उसके बाद तो फिर आप डिस्टिलेशन की सहायता से क्या करते हैं, वहां पर उसको उसकी जो कंसंट्रेशन उसको बढ़ाते हैं। ऑलराइट। अलग अलग तरीके के, जैसे मैं कह रहा था आपसे ना कि बियर बनाने में अपन क्या यूज करते हैं, तो बियर बनाने में जो रॉ मटेरियल है वो लिया जाता है बच्चों बार्ले माल्ट। बार्ले माल्ट बेटा यूज किया जाता है, ठीक है ना। वाइन में हम लोग ले लेते हैं फ्रूट जूस, फ्रूट जूस ले लेते हैं भाई। विस्की में लिया जाता है फर्मेंटेड सीरल्स। मैं फर्मेंटेड नहीं लिख रहा, सिर्फ सीरल्स लिख रहा हूं, क्योंकि आप इस चीज को भली भांति समझते हैं, बखूबी समझते हैं, फर्मेंटेशन तो हमें कराना ही है, राइट। जिन जो है, जिन में हम लोग राई लेते हैं, राई, राई, मस्टर्ड, राई लेते हैं। रम बनाने के लिए हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं, हम लोग का मतलब इंडस्ट्री में जब भी बनता है, मोलेसेज। वोडका जो है, वोडका पोटैटो, पोटैटो माल्ट से जो है ये यूज किया बनाया जाता है। और ब्रांडी जो है, ब्रांडी में भी फ्रूट जूस ही यूज में लिया जाता है, फ्रूट जूस। बस ब्रांडी में अगर आप देखें, मैं आपको बता दूं, ब्रांडी क्या है, फ्रूट जूस। और वाइन में भी क्या है, फ्रूट जूस। लेकिन ये जो है ये विदाउट डिस्टिलेशन है। वाइन क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन ब्रांडी जो है वो क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद जो है यूज में लिया जाता है। इसके अलावा एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे जो बियर है, बियर में जो अल्कोहल का परसेंटेज है वो बहुत कम होता है, 3 to 6%, 3 to 6%। वाइन में 8 to 12, या आप लिख सकते हैं अप टू 12%, ठीक है, अप टू 12%। विस्की में नियरली 50%। जिन जो होता है, जिन, जिन की अगर आप बात करें, विस्की से थोड़ा सा कम होता है इसमें, तो ये लगभग लगभग 40% अल्कोहल इसमें होता है। रम में भी 40% ही होता है ना, रम में भी क्या होता है, 40% ही होता है भाई। और वोडका, वोडका में भी अगर आप देखें तो अलग अलग रेंज है, लेकिन वोडका में अप टू 80% हो सकता है भाई, अप टू 80%, नॉट इन ऑल द वोडकाज, लेकिन अप टू 80%। ब्रांडी जो है, ब्रांडी में भी लगभग लगभग 55 to 70% तक की रेंज है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अप टू 70%, है ना। तो ये अलग अलग कंसंट्रेशन के अल्कोहलिक ब्रेवरेज हो गए भाई। कैसे बनता है, रॉ मटेरियल आपने डाला सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, क्या कहेंगे आप इसे, बताइएगा जरा। यहाँ पर आप इसे कह देंगे ब्रेवर्स ईस्ट। नॉन डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा वाइन और बियर। डिस्टिलेटेड में हो जाएगा रम, विस्की और ब्रांडी। ठीक है मित्रों, चलिए अब समय आ गया है कि कुछ और चीजें पढ़ी जाएं। जैसे अब मैं आपको पढ़ाने जा रहे हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। किसके बारे में बेटा, एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स की अगर आप बात करें तो एंटी मतलब हो जाएगा अगेंस्ट। एंटी मतलब क्या हो जाएगा भाई, अगेंस्ट, अगेंस्ट। एंटीबायोटिक पढ़ने जा रहे हैं, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स ऐसे लिख लेते हैं ना, एंटीबायोटिक्स। बच्चों एंटीबायोटिक्स का क्या सीन है, अगर आप ना इसको देखें बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में, या अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि भाई ये होता क्या है, ठीक है ना, ये जो है होता क्या है। तो अभी मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ धीरे धीरे करके।
ठीक है जी, सारी चीजें समझाता हूँ। एंटीबायोटिक पढ़ रहे थे हम लोग, राइट। ये पेज कहाँ पर ऐड कर लिया मैंने, गलत जगह पे ऐड कर लिया क्या? अच्छा, यहाँ पे पेज मुझे ऐड करना है, यानी इसमें लिखूं मैं ऐसे। हाँ, तो भाई साहब कुछ तो थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, ये ठीक। चलिए आइए बात करते हैं बेटा। ये एंटीबायोटिक मैं आपको पढ़ा रहा था, ऑलराइट। तो एंटीबायोटिक में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एंटी है, एंटी, एंटी का मतलब क्या है बताओ जरा मुझे? अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट, अगेंस्ट। और बायोटिक्स यानी कि बायोस यानी कि लाइफ, अगेंस्ट लाइफ, ये बैक्टीरिया के लिए है। एंटीबायोटिक किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? तो आप कहेंगे सर एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है। लेकिन अगर आप ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ह्यूमन में ये क्या करता है? उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो ह्यूमन के लिए एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? प्रो लाइफ। ह्यूमन में अगर आप बात करें तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा भाई? प्रो लाइफ हो जाएगा, ऑलराइट। प्रो लाइफ हो जाएगा भाई ह्यूमन में, प्रो लाइफ। बच्चों प्रो लाइफ हो जाएगा, यहाँ पढ़ते हम लोग, ऑलराइट। ठीक। अब ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है? तो एंटीबायोटिक क्या है भाई? कुछ केमिकल है ये। एंटीबायोटिक क्या है? केमिकल है, केमिकल है एंटीबायोटिक। तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा केमिकल है, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, एंटीबायोटिक जो है बच्चों, ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है भाई। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज which are produced by which are produced by which are produced by some microbes, some microbes, some microbes such as, मैं कह सकता हूं कि बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया से, फंजाई से या एक्टिनोमाइसिटीज से हमें कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज मिलते हैं, ठीक है, विच आर यूज्ड टू किल, विच आर यूज्ड टू किल, विच आर यूज्ड टू किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ, यूज्ड टू किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। यूजुअली वो क्या है? बैक्टीरिया ही तो है। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, हमें क्या करना है? बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया को निपटाना है, ठीक है ना। ऐसे केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स दैट इज बैक्टीरिया। तो इनको खत्म करने के लिए, मार देने के लिए, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि इनकी ग्रोथ को, कि अगर इनमें रिप्रोडक्शन रोक दिया जाए तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी भाई, है ना। उस काम में ये यूज में लिया जाता है, ठीक है। चलिए, अब ये जो एंटीबायोटिक, मजे की बात ये है ना कि एंटीबायोटिक जो है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये भी बड़ी, है ना, गजब बात है भाई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, महान अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या कह रहा था? वो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज डॉक्टर इन यूएस आर्मी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, इस तरीके से जो है उन्होंने ये एक पेट्री डिश ली, कल्चर प्लेट लिया, और वहां पर वो क्या कराना चाह रहे थे? स्टेफेलोकॉकस की ग्रोथ कराना चाहते थे। क्या कराना चाह रहे थे? ग्रोथ ऑफ स्टेफेलोकॉकस बैक्टीरिया, ठीक है भाई, ग्रोथ ऑफ स्टेफेलोकॉकस बैक्टीरिया।
ठीक है, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया वो कराना चाह रहे थे भाई, कल्चर प्लेट में वो ग्रोथ कराना चाह रहे थे, किसकी? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई कल्चर, अभी आप बताओ, आप कल्चर प्लेट में अगर ग्रोथ करा रहे हो तो आप तो यही चाहोगे ना कि बढ़िया से ग्रोथ हो, लेकिन भाई वहां पर हुआ क्या? वहां पर उन्होंने देखा कि उसकी ग्रोथ हो ही नहीं रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है भाई, स्टेफिलोकोकस की ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? तो जब उन्होंने पता लगाया कि ग्रोथ भाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही है, तो पता चला कि वहां पर ऐसे माउल्ड ग्रो हो गया है। माउल्ड यानी कि फंगस, वो ग्रो हो गया है, उसकी वजह से, है ना, इट इनिबिट ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस, ग्रोथ ऑफ स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकी भी लिख सकते हैं। तो भाई साहब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को फिर माजरा समझ में आया कि दया, पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। वो जो मोल्ड था वो था पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, उसकी वजह से स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहा था। क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था? क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक रिलीज कर रहा था, पेनिसिलिन। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है भाई, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक कौन सा है बेटा? पहला एंटीबायोटिक है आपका पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है, ये जो पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक है, ये कहाँ से मिला हमें? ये हमें मिला पेनिसिलियम नोटेटम से। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, ये किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। किसका मेंबर है भाई? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ये, एस्कोमाइसिटीज का। तो जो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन है, और हमें कहाँ से मिला? पेनिसिलियम नोटेटम से मिला, पेनिसिलियम नोटेटम से। इसने डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन कितना पोटेंसी है इस एंटीबायोटिक की, ठीक है ना, इसकी जो है। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है, इट वाज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर टू एज वेल। मैं भी बता दूं आपको, ये जो है वर्ल्ड वॉर टू में यूज हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू। यूएस आर्मी में डॉक्टर तो उन्होंने काम पे लगाया कि भैया ये सैनिक जो है इतने परेशान हो रहे हैं, हमारे सोल्जर, इनको बचाना भी तो है, नहीं तो कैसे लड़ेंगे ये, राइट। और पोटेंशियल है इसका, अगर आप कहें, इसका जो पोटेंशियल है, उसका रिकॉग्निशन और इसका जो इफेक्ट है, वो पहचाना अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने, राइट। तो आप कहेंगे कि फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक, ये जो पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन, ये किसने पहचाना भाई, बताइएगा जरा मुझे। ये पहचाना, मैंने आपको बताया भी था, चेन और फ्लोरी, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी, ठीक है भाई, अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी। और इस महान काम के लिए, इस महान काम के लिए बेटा, इन लोगों को दे दिया गया नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। उसने एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया, इन भाइयों ने, चेन और फ्लोरी ने उसकी पोटेंसी के बारे में बताया, उसको रिकॉग्नाइज किया एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक, है ना। वर्ल्ड वॉर टू में बहुत सर्व किया इन्होंने लोगों को, सोल्जर्स को। और इस महान काम के लिए इन द ईयर 1945 इनको दे दिया गया नोबेल प्राइज। क्या दे दिया गया भाई इनको? नोबेल प्राइज दे दिया गया बेटा, इस महान काम के लिए। अर्नेस्ट चेन और फ्लोरी, इन तीनों को, किसको किसको भाई, मैं लिख देता हूँ। ये नोबेल प्राइज जो मिला था, किसको किसको मिला था? फ्लेमिंग को मिला था, चेन और फ्लोरी को भी मिला था। तो इन सबको क्या हो गया? नोबेल प्राइज दे दिया गया, नोबेल प्राइज। ऑलराइट बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और उसमें हमने एंटीबायोटिक तक पढ़ लिया है। एंटीबायोटिक के बाद अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पर कुछ एक एसिड्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं जो हमें अलग अलग माइक्रोब्स से मिलते हैं,
और फिर मैं कुछ एंजाइम्स के बारे में भी बताऊंगा, और फिर कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो हो जाएगा पूरा। राइट। तो यहां पर मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक एसिड्स, अलग अलग तरीके के जो एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे एक तो मैं यहाँ पे इसको ना टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, आपका काम भी बढ़िया से हो जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ एसिड, इधर मैं लिख रहा हूँ माइक्रोब्स। एक चीज एड ऑन कर रहे हैं, अगर आपको याद रखना है तो याद रखिए, चाहे तो मत याद रखिए। एनसीईआरटी ने तो ऐसा पढ़ाया नहीं तो पूछेंगे नहीं। यूजेज, यूजेज। ऑल राइट। सबसे पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है वो हमको कहाँ से मिलता है, या चलो पहले मैं एसिड के नाम लिख लेता हूँ। लैक्टिक एसिड के बाद मैं आपको बताऊंगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के बाद हम लोग बेटा बात कर रहे होंगे ब्यूटेरिक एसिड की। ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड के बाद हम लोग बात करेंगे सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड। बच्चों, लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड, हमें लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है? तो आज ही के लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड जो है ये हमको मिलता है लैब से, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस से, है ना, लैक्टोबैसिलस से। और लैक्टोबैसिलस क्या है? बी फॉर बैक्टीरिया है। एसिटिक एसिड जो है वो मिलता है अपने को एसिटोबैक्टर एसिटी से। इससे मिलता है, एसिटोबैक्टर एसिटी से मिलता है भाई। और एसिटोबैक्टर एसिडी भी बी फॉर बैक्टीरिया है। ब्यूटेरिक एसिड जो है वो हमको मिलेगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम से। ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, ये भी बी फॉर बैक्टीरिया है। ठीक है। सिट्रिक एसिड जो है वो एस्परजिलस नाइजर। अच्छा, अगर आप बात करें एस्परजिलस नाइजर की, तो आप जानते हैं कि ये फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज है भाई ये। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, एफ फॉर फंजाई है। यूज में लिख देता हूं, आपको लगता है कि नहीं है काम का तो बेटा प्लीज मत पढ़िएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा। लैक्टोबैसिलस आज ही तो हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये तो भाई दही बनाने में काम में आ रहा है ना, लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका, जैसे सिरके वाला अचार, सिरका प्याज है ना, तो सिरका जो होता है विनेगर, विनेगर के प्रिपरेशन में हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं विनेगर प्रिपरेशन में। विनेगर प्रिपरेशन। ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड जो है, जो हमें मिलता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिकम से, बटर बनाने में, है ना, रेंसिड बटर जो है, जब आप मार्केट से बटर लेके आते हैं उसमें खट्टापन सा रहता है, एक बासी सी स्मेल आती है, वो इस ब्यूटेरिक एसिड की वजह से होती है। सिट्रिक एसिड जो है एस्परजिलस नाइजर, है ना, और सिट्रिक एसिड हमें मिलता है कहाँ से? एस्परजिलस नाइजर से। और इसको अगर आप देखें तो डाई, इंक, इन सब चीजों को बनाने में ये इस्तेमाल में आता है। डाई हो गया या इंक हो गया, इवन कुछ मेडिसिन के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है ना, कुछ मेडिसिन के बनाने में भी हम लोग इसको यूज में ले लेते हैं। डाई, इंक, मेडिसिन, और भी रोल हो सकते हैं, जैसे एज ए फूड प्रिजर्वेटर भी यूज होता है, तो ये सब काम है। ऑर्गेनिक एसिड के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लाइपेज नाम के एंजाइम की, लाइपेज। ठीक है ना, लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम की बात करते हैं। और बच्चों, जो लाइपेज एंजाइम है,
आप समझ रहे हैं, लिपिड से इसका कुछ लेना देना नहीं। आपको क्लियर कट समझ में आ ही रही होगी। आपको जो है ये बात तो बेटा पूरी तरीके से समझ में आ ही रही होगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की, जिसका क्या नाम है, लाइपेज। लाइपेजेज भाई, एक है तो लाइपेज, बहुत सारे हैं तो लाइपेजेज। यूजुअली इसका जो सोर्स है, जो आपसे नीट में तो नहीं पूछता है, वो कैंडिडा लिपोलिटिका इसका बहुत रिच सोर्स है भाई, है ना। ये जो एंजाइम है कैंडिडा लिपोलिटिका से मिलता है। कैंडिडा लिपोलिटिका क्या कराएगा, लिपोलिसिस कराएगा भाई। लेकिन आपको नहीं याद रखना है बच्चों, आपको जो है ये नहीं याद रखना है। ये जो कैंडिडा लिपोलिटिका है ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है ना। लाइपेज नाम का एंजाइम है, कैंडिडा लिपोलिटिका से मिल जाता है, कैंडिडा लिपोलिटिका से। ये आपको याद नहीं रखना है। आपको जो याद रखना है वो वाली बात मैं बता देता हूँ। ये डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में, घड़ी की बट्टी आती है ना, घड़ी साबुन निरमा, सर्फ एक्सेल, ये उन सब चीजों में यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन। जो डिटर्जेंट है, सोप या पाउडर, उसमें ये यूज में लिया जाता है, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, ठीक है। और क्या काम है इसका, इट इज यूज टू रिमूव, या इट रिमूव्स ऑयली स्ट्रेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। लॉन्ड्री पर्पज में कपड़े अपड़े हैं जैसे, अब उनमें क्या हो गया बताओ जरा, उनमें जो है तेल लग गया। आप पराठे खा रहे थे, बटर लग गया। पराठे खा रहे थे आप, तो क्या हो गया भाई, बटर लग गया। तो वहां पर उनको रिमूव करने के लिए ये काम में लिया जाता है। चलिए, अभी मैं आपको ना कुछ और बातें बताता हूँ, आगे बढ़िए। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे जूस के दो बॉटल्स हैं। ये मार्केट वाला जूस है, बाकी ये बहुत साफ तो ये भी नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखें, मार्केट का जो जूस होता है वो एकदम क्लियर होता है, क्लियर। लेकिन जब हम घर में, आपने देखा होगा ना, जैसे रियल जूस, ट्रॉपिकाना वगैरह पीजिए, तो एकदम साफ दिखाई देता है हमें, साफ दिखाई देता है। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं, या हमारे मोहल्ले में जो भैया जूस की शॉप रखते हैं उनके यहाँ बना के जूस को पीते हैं, तो ऊपर कुछ टर्बिडिटी मिलती है, इस तरीके से थोड़ा सा ये आपको झाग वाग दिखाई देता है। तो बच्चों, अगला एंजाइम जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, या इनफैक्ट मैं कह दूं कि अगले एंजाइम में जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है पेक्टिनेजेज, यानी कि पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेज, ठीक है। और ये जो पेक्टिनेज और प्रोटीएज है, इनका क्या काम है बताओ जरा। ये दीज आर यूज टू क्लियर फ्रूट जूस, है ना, जो हम लोग घरों में बनाते हैं ना, उसके कंपेरेटिवली हम लोग कहेंगे इट इज यूज्ड टू क्लियर जूस या जूसेज, है ना। आप घर पे भी इस्तेमाल करेंगे, घर पे जूस बनाते हैं उसमें भी अगर इसको ऐड कर देंगे तो घर वाला जूस भी वैसा दिखना शुरू हो जाएगा आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसा आपको वो पैकेज्ड जूस वगैरह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई, जैसे आपको पैकेज्ड जूस दिखाई देता है। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप उन्हें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या पहले अगर आप चाहें तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में पढ़ लें, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। सिंपली ऐसे लिख देता हूं मैं, केमिकल, फिर बच्चों में लिख देता हूं सोर्स, और फिर मैं लिख देता हूं उनका यूज, है ना, यूज। तो एक तो हमें बात करनी है स्ट्रेप्टोकाइनेज की, स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरा बच्चों हमें बात करनी है यहाँ पर साइक्लोस्पोरिन ए की, साइक्लोस्पोरिन ए। तीसरा हमें बात करना है स्टेटेंस की, स्टेटेंस। आइए सोर्सेज की बात कर लेते हैं, ठीक है ना।
इनके जो सोर्स है बेटा उनकी भी बात कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो हमको मिलता है कहाँ से? स्ट्रेप्टोकाकस से। वो हमको कहाँ से मिल रहा है भाई? स्ट्रेप्टोकाकस से मिल रहा है। लेकिन जो साइक्लोस्पोरिन ए है, साइक्लोस्पोरिन ए, बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है अपने को ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और बच्चों जो स्टेटिन्स हैं, ठीक है ना, ये एक ईस्ट होता है मोनस्कस परप्यूरियस, वहां से मिलता है हमें। मोनस्कस परप्यूरियस क्या है भाई? ये ईस्ट है, एक तरीके का ईस्ट। आइए सोर्स की बात कर लेते हैं। इनका सोर्स की बात हो गई। यूज की बात कर लेते हैं। यूज, ये जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकाकस से मिलता है हमें। इट इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर, ठीक है ना। कोई भी ऐसा पेशेंट, कोई भी ऐसा पेशेंट जो मायोकार्डियल मायोकार्डियल इंफ्रक्शन से जूझ रहा है कि भाई आगे हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, तो वहां पर फिर ये काम में आएगा। क्या काम हो जाएगा? आप कहेंगे कि ये क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर। थोड़ा सा स्पेस लेके लिख लेते हैं, आप अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, है ना, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें अगर क्लॉटिंग हो रखी है, क्लॉट्स बन रहे हैं, राइट, तो उनको ठीक करने के लिए जो है ये, या उन क्लॉट को बस्ट करने के लिए, उन क्लॉट को जो है बस्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। कहां पर? ऐसे पेशेंट में विच आर सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है भाई। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। और ये जो स्टेटिन्स है, इट इज यूज टू कंट्रोल, इसका क्या काम है भाई? ये एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल की लेवल को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। आप कहेंगे इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ऑलराइट। और ये क्या करता है? ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है भाई, ठीक है ना। अगर आप देखें, स्टेटिन्स जो होता है वो रिसेंबल करता है मेवलोनेट से, ठीक है ना, मेवलोनेट से भाई। और मेवलोनेट जो होता है, मेवलोनेट जो होता है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मेथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज। जो बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, ये उस बीटा एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज का क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। यानी आप ऐसे समझिए कि जो मेवलोनेट है वो बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज का इनहिबिटर है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कोलेस्ट्रॉल। मान लो अभी कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए ये जरूरी है कि बीटा एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज काम करे। उसको रोकता है मेवलोनेट। मेवलोनेट मेवलोनेट क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो वैसे ही ये भी जो है ना स्टेटिन्स, स्टेटिन्स जो है वो मेवलोनेट के जैसा ही है,
किसके जैसा है भाई, मेवलोनेट के जैसा ही है। तो वो भी क्या है, वो भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया किसका, बीटा एचएमजी, ठीक है ना, बीटा एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम का वो क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और ये एंजाइम क्या है, हमको चाहिए कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए। कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम का इनहिबिटर कौन हो गया, स्टेटिन। यानी कि अब बॉडी में क्या हो जाएगा, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये यहां तक हमने पढ़ लिया बेटा। कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल केमिकल्स के बारे में पढ़ा, उनका सोर्स और यूज, पेक्टिनेज प्रोटीएज के बारे में पढ़ा, लाइपेजेस के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या काम किया था एंटीबायोटिक के दौरान वो पढ़ा, अलग अलग तरीके के जो हमारे पास क्या होते हैं अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं कैसे बनते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या काम होता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी बेटा। ठीक है। डोसा और इडली, इसके अलावा इमरती जलेबी, ये सब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट है, यही चीजें हमने पढ़ी। ब्रेड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, चीज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, कर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, और हमने शुरू किया था ये चैप्टर आज का। ठीक है बेटा। तो आज अभी यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में क्या करेंगे, ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका जो प्यार है वो हम तक वैसे ही बनाए रखिए। ठीक है। जैसे तबीयत सही होती है थोड़ा बड़े सेशन लेना शुरू करूंगा, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट और इकोलॉजी भी कराऊंगा। घबराना नहीं है आपको, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ओके। बाकी और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है वो जरूर आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें मैं इंप्रूव कर लूंगा। ठीक है जी। थैंक यू, धन्यवाद।